जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का इंट्रो देखेंगे कि सेकंड टर्म में क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट बुक से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और सेकंड बुक से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उनके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हमारे आने वाला एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो एक बार रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक टर्म सेकंड के अंदर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास दो बुक हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का मतलब समझ लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। तो क्या होता है पॉलिटिकल साइंस, इसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। राज माने होता है राज्य, राज माने क्या होता है, और नीति माने नियम और कानून। किसी भी राज्य के नियम और कानून, किसी भी राज्य के नियम और कानून ही राजनीति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजनीति कहलाते हैं। किसी भी राज्य के नियम और कानून राजनीति कहलाते हैं और उन्हीं के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना या पढ़ना। किसी भी राज्य के नियम और कानून के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना या पढ़ना ही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्या है राजनीतिक विज्ञान? किसी भी राज्य के नियम और कानून के बारे में पढ़ना। तो पूरी ही दुनिया और भारत के अंदर कुछ नियम कानून हैं। उन नियम कानून को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों ने ही मिलकर हमारे लिए एक सिलेबस तैयार किया था और उसी से कुछ चैप्टर हैं जो आपके सेकंड टर्म के एग्जाम में आ रहे हैं। कुछ चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ गए हैं और कुछ चैप्टर टर्म सेकंड के अंदर आ रहे हैं, तो हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो बुक हैं, एक है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पहली वाली बुक है और दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। आगे चलें, समझते हैं इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। इसमें भी 9 चैप्टर थे, इसमें भी 9 चैप्टर थे, ठीक है। 6 चैप्टर इसमें से सिलेबस में आ रहे थे, 6 इसमें से आ रहे थे। 6 में से 3 चैप्टर इस बुक से और 3 चैप्टर इस बुक से फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं, जिनको आपने पढ़ लिया। अब बचे हैं 6 चैप्टर, जिसमें से 3 चैप्टर इस बुक से और 3 चैप्टर इस बुक से आ रहे हैं। 3 चैप्टर इस वाली बुक से जो आ रहे हैं वो है, पहला चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के नए केंद्र। दूसरा चैप्टर 5 है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सॉरी कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। क्या नाम है? कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। अभी समझेंगे इनके अंदर भी क्या क्या है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्या है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। सेकंड बुक के अंदर हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं वो चैप्टर है, बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5 दल एवं दलीय प्रणाली, पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम, ठीक है। चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक रिसर्जन, लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन या अनुप्रस्थान भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 इंडियन पॉलिटिक्स चेंज एंड डेवलपमेंट, भारतीय राजनीति में परिवर्तन या विकास। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ों को हम समझेंगे तो चलिए समझते हैं सबसे पहले अंदर की बातों को। चैप्टर को समझने से पहले हमें बुक का मतलब तो पता होना चाहिए कि बुक में है क्या, बुक हमें क्या बताना चाहती है, क्यों इसका नाम समकालीन विश्व में राजनीति रखा गया है, क्या दिखाना चाहता है समकालीन विश्व राजनीति, उसे समझें। रेडी हैं? यस, वेरी गुड। सबसे पहले एक शब्द है समकालीन विश्व में राजनीति। सम मतलब होता है कुछ, सम मतलब क्या होता है? कुछ। सम मतलब होता है कुछ, कालीन मतलब समय, सम मतलब कुछ, कालीन मतलब समय। तो कुछ समय पहले, विश्व मतलब पूरी दुनिया में, कुछ समय पहले पूरी दुनिया में कोई ऐसी घटनाएं जिसने सभी लोगों को प्रभावित किया हो। पूरी दुनिया में कुछ समय पहले हुई ऐसी घटनाएं जिसने सभी लोगों को प्रभावित किया हो, उसके बारे में हमें पढ़ना है समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक में। इतनी बात क्लियर है? समझ में आया इतनी बात? इसी के साथ साथ सम मतलब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सम मतलब कितना, कुछ मतलब कितना। तो लगभग आज से 100 साल पहले, कितने साल पहले? 100 साल पहले, 100 साल से लेकर अब तक पूरी ही दुनिया में क्या क्या हुआ है, उन बातों को हम इस बुक के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 आता है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके अंदर आपको नाम से समझना है पहले क्या कह रहा है? सत्ता। सत्ता किसकी सत्ता? तो पूरी दुनिया की सत्ता, ठीक है। सत्ता मतलब जैसे पार्टियां होती हैं, पार्टियों में जो लीडर राज करते हैं, सीट होती है जिसपे वो पूरा लीड करते हैं पूरे देश को, ऐसे ही पूरी दुनिया को इस समय जो लीड करने वाला देश है वो है यूएसए। कौन है? तो यूएसए की जगह लेने वाले वो कौन कौन से देश हैं जो यूएसए की जगह ले सकते हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। पर क्वेश्चन उठता है कि यूएसए की जगह लेनी क्यों है? ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि यूएसए की जगह
लेनी क्यों है? तो आपको पता होगा, आपने जब इस बुक को पढ़ा होगा, इस बुक के अंदर सभी चैप्टरों को सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया गया है? सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है। पहला चैप्टर था आपका कोल्ड वॉर, क्या था? शीत युद्ध। क्या था? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। शीत युद्ध, शीत युद्ध में आपने पढ़ा था कि भाई पूरा वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये शीत युद्ध 2 जनों के बीच में चला था, यूएसए और यूएसएसआर। इससे पहले भी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, विश्व युद्ध फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जल्दी, यस, 1939 से 1945 के बीच में। उसी के बाद 1945 में जब अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिया जाता है, उसके बाद शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की, अर्थात शीत युद्ध की। ये शीत युद्ध दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर्स के बीच में होता है। एक का नाम है यूएसए और दूसरे का नाम है यूएसएसआर। इन दोनों ने ही पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया था। एक कहलाया था पूर्व में पड़ने की वजह से पूर्वी गुट, ईस्टर्न अलायंस, जिसको कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर, और एक कहलाया था पश्चिम में पड़ने की वजह से, जिसको कंट्रोल कर रहा था यूएसए। तो इसे पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिमी गुट या वेस्टर्न अलायंस कहा गया था। इतनी बात समझ में आई। कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1991 तक चला। कब से कब तक चला? 1945 से 1991 तक चला। इतनी बात क्लियर है? कब से कब तक चला? 1945 से 1991 तक चला। आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 जब आपने पढ़ा था, क्या नाम था चैप्टर नंबर 2 का? तो 2 ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्या नाम था? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, 2 ध्रुवीयता का मतलब क्या है? का अंत। इसका मतलब क्या है कि पूरा विश्व जो 2 भागों में बट गया था, आपने देखा था एक तरफ यूएसए आ गया था और दूसरी तरफ, तो ये जो दुनिया 2 भागों में बट गई थी, इसमें से ये जो दुनिया 2 भागों में बट गई थी, उसमें से एक पावर का हो गया था अंत, अर्थात यूएसएसआर खत्म हो गया था। कब? 1991 में। इतनी बात क्लियर है? कब खत्म हो गया था? 1991 में। और इसी के बाद चैप्टर नंबर आपने 3 में पढ़ा था, जो इस साल सिलेबस में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब भैया एक पावर खत्म हो गई तो पूरी दुनिया पे किसका राज हो जाएगा? बची हुई पावर का। तो पूरी ही दुनिया में एकमात्र शक्ति यूएसए का कंट्रोल हो गया था, यूएसए का वर्चस्व हो गया था। क्या हो गया था? हेजेमनी हो गई थी। तो इसी हेजेमनी को हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर समझा था। और ये आज हेजेमनी या अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में इतना बढ़ गया है कि वो दुनिया की किसी भी घटना को प्रभावित करता है, और अगर ये इसे अभी नहीं रोका गया तो ये आगे जाके और ज़्यादा देशों के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो दुनिया में कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा ये बताया गया कि वो कौन कौन से देश हैं या वो कौन कौन से समूह हैं जो आने वाले समय में अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं या उसकी जगह ले सकते हैं। उन्हीं देशों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब बात उठती है कि वो कौन कौन से समूह हैं या वो कौन कौन से देश हैं। तो आइए एक बार उनके नामों को समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं। देखिए, वो 4 समूह हैं, 4 ग्रुप हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अमेरिका की जगह ले सकती हैं। पहला है यूरोपियन यूनियन। कौन सा है? यूरोपीय संघ। दूसरा है आसियान। कौन सा है? तीसरा है ब्रिक्स, और चौथा है सार्क। ये 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आने वाले समय में अमेरिका की जगह, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आने वाले समय में अमेरिका की जगह ले सकते हैं या उसकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन चारों ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। पर क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ही जगह ले सकते हैं? मतलब अमेरिका इतना बड़ा हो गया कि कोई अकेला देश उसकी टक्कर ही नहीं ले सकता, सिर्फ ये देशों का समूह ले सकते हैं? नहीं, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि वो आने वाले समय में अमेरिका को भी चुनौती दे सकते हैं। वो देशों के नाम भी 4 हैं। देशों के नाम भी कितने हैं? 4। ये देश हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये? समूह। ठीक है जी, या संघ भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पे हैं देश, तो ये देश हैं 4। कितने देश हैं? 4। इतनी बात क्लियर हो गई? कौन कौन से 4 देश हैं? तो उन चारों देशों के नाम समझ लेते हैं। एक है चाइना, दूसरा है रशिया, तीसरा है चलिए इजराइल, और चौथा है भारत या इंडिया। इतनी बात क्लियर है? अपना प्यारा सा देश
इंडिया। ये 4 ऐसे देश हैं जो आने वाले समय में अमेरिका की सत्ता को चुनौती दे देंगे। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है कि ये जो संगठन है, ये संगठन कैसे आने वाले समय में अमेरिका की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये चैप्टर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, सॉरी 6 की नहीं 8 की वेटेज रखता है, तो इससे 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, वरना आपसे वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा टर्म सेकंड के एग्जाम में। आपको पता ही है सब्जेक्टिव आ रहा है, तो सब्जेक्टिव को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको इन सभी टॉपिकों को प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद समकालीन दक्षिण एशिया है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, नाम से समझ में आ रहा है समकालीन। अभी बताया था समकालीन का मतलब क्या होता है, कुछ समय पहले दुनिया में हुई ऐसी घटनाएं जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हो। तो कुछ समय पहले एशिया के दक्षिणी भाग में कौन सी घटनाएं हुई हैं उसे हमें समझना है। एशिया के दक्षिणी भाग में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसे हमें समझना है। आपने पूरा वर्ल्ड का जब मैप देखा होगा तो आपको सभी महाद्वीपों के बारे में पता होगा। इस तरफ पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ पड़ता है साउथ अमेरिका, इस तरफ यूरोप, नीचे की तरफ अफ्रीका, इस तरफ एशिया, इस तरफ और इस तरफ अंटार्कटिका। हमें इन सभी के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, वैसे आपको पता होना चाहिए, आप 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, वैसे हमें अभी बात करनी है एशिया की। किसकी बात करनी है, एशिया की। अगर मुझे एशिया की ज़रूरत है तो बाकी सबको मैं हटा दूँ, मुझे ज़रूरत सिर्फ एशिया की है, तो लीजिए मैंने एशिया ले लिया, है ना। अब एशिया की बात कर लेते हैं कि एशिया के अंदर हमें क्या क्या समझना है। ठीक है, एशिया को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया। ऐसे आपको डायरेक्शन पता होंगी, इस तरफ ईस्ट पड़ता है, इस तरफ और इस तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पड़ता है। नॉर्थ को उत्तर के और दक्षिण को साउथ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर इस तरफ जो पड़ा ये था पूर्वी एशिया, जिस तरफ आपका जापान कोरिया वाले देश आ जाते हैं। ये पड़ा पश्चिम, जिसमें कौन से आ जाते हैं, जिसमें अरब के देश आ जाते हैं। ठीक है, इराक ईरान वाले देश आ जाते हैं। ऊपर नॉर्थ में पड़ता है रशिया। ठीक है, और बीच में सेंटर का जो एशिया है, सेंटर का जो यहाँ पड़ता है चाइना। कौन पड़ता है, चाइना। और जो ये नीचे का एरिया है, नीचे का आपको दिख रहा है, ये है साउथ में। ये क्या है, साउथ में। तो हमें इस साउथ के एरिया के अंदर, इस साउथ में यहाँ पे इंडिया भी है और इंडिया के पड़ोसी देश भी हैं। तो इंडिया और इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हैं और उन देशों का समूह है समकालीन दक्षिण एशिया। कौन कौन से देश आते हैं समकालीन दक्षिण एशिया में, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना प्यारा सा देश इंडिया। अगर इंडिया से इधर की तरफ आएंगे तो पड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में जाएंगे तो पड़ेगा नेपाल। नेपाल के मतलब इस तरफ आएंगे ना तो नेपाल, नेपाल के ही इस तरफ बगल में आएंगे तो भूटान। और इसके नीचे आता है, भूटान के नीचे देखेंगे तो पड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के नीचे श्रीलंका और श्रीलंका के नीचे मालदीव। ये 7 देश हैं जो किसके हैं, दक्षिण एशिया का समूह है। ठीक है, तो इन देशों में कैसे कैसे शासन प्रणाली थी और इन सभी देशों का भारत के साथ कैसा संबंध है, उस बात को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। इतनी बात क्लियर हुई, पक्का। इसी में एक टॉपिक और ऐड कर दिया गया था जो 2006 या 7 के अंदर करीब साउथ एशिया से जुड़ा था। उस देश का नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है, इस देश के बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। एंड में लास्ट चैप्टर 9 है इस बुक का, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व का, करण मतलब जोड़ना, पूरे विश्व को जोड़ना। जब एक देश दुनिया के और देशों से जुड़ पाता है, जब दुनिया का कोई भी एक देश दुनिया के और देशों से जुड़ पाता है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। वो देश दुनिया से किन्हीं 4 चीज़ों से जुड़ पाता है। एक है पूंजी, दूसरा श्रम, ठीक है, सेवा कह सकते हैं आप उसे, ठीक है, तीसरा वस्तु, चौथा विचार। इन 4 चीज़ों से कोई भी देश दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ पाता है। कौन कौन से, तो पहला वस्तु या गुड्स कह लीजिए, दूसरा सर्विसेज, तीसरा कैपिटल पूंजी, चौथा थॉट। इन 4 चीज़ों से दुनिया का कोई भी देश और देशों से जुड़ पाता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आगे चला जाए, है ना। इसमें हमें क्या समझना है कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं।
ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के हमें आर्थिक प्रभाव भी देखने हैं, राजनीतिक प्रभाव भी देखने हैं और सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने हैं। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव भी देखने हैं। और भारत में किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन आया, आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी 1991 में ग्लोबलाइजेशन को लेकर आए थे, तो क्या क्या हुआ था ग्लोबलाइजेशन में, वो भी हमें इसमें समझने की कोशिश करनी है। इतनी बात क्लियर होती है, इतना पढ़ लेंगे, ये बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी, इसे कहेंगे दी एंड। इस बुक से हमारे पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो किस बुक से क्या क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं बुक सेकंड की। किसकी बात करते हैं? बुक फर्स्ट क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत में राजनीति। आपको याद होगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में ब्रिटिशों से, अंग्रेज़ों से हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में। जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो उसके बाद भारत में वो कौन कौन से नियम कानून बनाए गए जिससे देश चलाया गया, या वो कौन कौन सी घटनाएं थीं जिसने सभी लोगों को प्रभावित किया। राजनीति की एक और डेफिनेशन होती है ऐसी घटनाएं जो सभी लोगों को प्रभावित करे। आ रही है बात समझ में? आगे चलें, समझ लेते हैं इसके अंदर जो 3 चैप्टर हैं उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको हम फटाफट ओवरव्यू लेंगे जिससे हमें क्लियर हो सके और हम नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दल एवं दलीय प्रणाली की, पार्टी एवं पार्टी सिस्टम की। ठीक है, तो पार्टी एंड पार्टी सिस्टम की, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है पार्टी होती क्या है। पहला क्वेश्चन आता है पार्टी होती क्या है। तो एक ही आइडियोलॉजी के लोगों का समूह, एक ही विचारधारा के लोगों का समूह जो एक साथ रहते हों या उन्होंने मिलकर एक समूह बना लिया हो, उसी को कहते हैं एक पार्टी। जैसे आप आम आदमी पार्टी ले सकते हैं दिल्ली की, उसमें क्या है, जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के विचार क्या हैं, एक, और वो सभी मिलकर काम करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से या किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि भाई आम आदमी पार्टी का मोटिव क्या है, तो वो क्या बोलेगी? स्कूल अच्छे करना, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा करना, बिजली सस्ती करना। किसी भी नेता से पूछ लीजिए। तो एक ही विचार के लोगों का अपना एक समूह है ना, तो जब एक ही विचार के लोगों का अपना एक समूह होता है, उसी समूह को हम एक दल या एक पार्टी के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? दुनिया में ये पार्टियों की जो व्यवस्था है वो अलग अलग तरीके से है। कुछ देश में 1 पार्टी है, कुछ देश में 2 पार्टी है और कुछ देशों में मल्टी पार्टी है। तो इसके अंदर हमें समझना है कि 1 पार्टी क्या होती है, 2 पार्टी क्या होती है, मल्टी पार्टी क्या होती है। 1 पार्टी नेशन वो नेशन होता है जहां देश में सिर्फ एक ही पार्टी राज करती है, जैसे चाइना और रशिया। ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली, वो प्रणाली होती है जहां 2 पार्टियां राज करती हैं, कोई तीसरी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। 2 पार्टियां कौन कौन सी? ऐसा कौन सा देश है? तो अमेरिका। अमेरिका के अंदर 2 पार्टियां, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। इतनी बात क्लियर है। और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है जहां पर बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पता होगा भारत के अंदर 5,500 से भी ज़्यादा पार्टियां हैं। ये क्या है? मल्टी पार्टी का ही एक एग्जाम्पल है। इन सभी के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं, मतलब मेरिट और डिमेरिट क्या हैं 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी की, वो हमें इस चैप्टर में समझनी है। इतनी बात क्लियर है। इतना समझने के बाद हमें इसके अंदर ये देखना है भारत का इलेक्शन। क्या देखना है? इलेक्शन। भारत में जो इलेक्शन हुए उसमें से फर्स्ट जनरल इलेक्शन देखना है सबसे पहले। पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, सेकंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन। क्या देखना है? इन तीनों में हुआ क्या क्या, ये समझना है। और इसके बाद एटलीस्ट 4th जनरल इलेक्शन तक को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 52 से वेरी गुड 5 साल के लिए होता है, तो 57 तक चला। सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 से कब तक? 62 तक। वेरी गुड। और ये वाला 1962 से 1967 तक चला, और ये चला 1967 से 1971 तक। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये 4 साल कैसे रह गया, तो उसको भी समझेंगे जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। बताया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ तक, इन दोनों टाइम तक 74 तक, 1952 से 1974 तक, 64 तक नेहरू प्रेसिडेंट रहे थे। कौन रहे थे? उसके बाद 2 साल 64 से 66 तक, 1964 से 1966 तक शास्त्री प्रेसिडेंट रहे। कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री जी प्रेसिडेंट रहे। और 66 में सिंडिकेट के द्वारा इंदिरा को पीएम बनाया गया। क्या? किसको?
इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया और फिर इलेक्शन हुए 1967 में, जिसमें इंदिरा गांधी पीएम बनी, और 1971 में भी 1971 में भी इलेक्शन हुए, इसमें भी इंदिरा गांधी ही पीएम बनी। इंदिरा गांधी इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी थी। इतनी बात क्लियर है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही थी। इतनी बात क्लियर है। आगे चला जाए, है ना। अब आगे समझते हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जन के बारे में, लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? वेरी गुड। डेमोक्रेटिक रिसर्जन, लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन। लोकतंत्र की पुनर्स्थापन का मतलब क्या है? दोबारा से कैसे स्थापना हुई, लोकतंत्र की दोबारा से कैसे स्थापना हुई। इंदिरा गांधी के टाइम पर आपको याद होगा 1975 में, आपको वैसे यहाँ पे जो घटनाएं पढ़नी है वो घटनाएं पढ़नी है 72 से 1972 से 1980s तक की सभी घटनाओं को आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आपको याद होगा 1972 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई 72, 73 और 74 में, जिस वजह से इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा 75 में इमरजेंसी लगाने के लिए। ये एक डिबेट का विषय है कि उनका इमरजेंसी लगाना सही था या गलत था। मंडल आयोग ने इनका इमरजेंसी लगाना गलत बताया था, जिसे हम आगे शाह कमीशन ने, किसने? शाह कमीशन ने इनका इमरजेंसी लगाना गलत बताया था। इतनी बात क्लियर है 1975 में। आगे चला जाए, ठीक है। 75 से 1977 तक आपातकाल रहा। क्या रहा? आपातकाल रहा। इस आपातकाल काल में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो हम ये देखेंगे जो हमारा लोकतंत्र 75 से 70 तक में खतरे में आ गया था, उसकी दोबारा से कैसे स्थापना की गई, वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसी का नाम है लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन। इतनी बात क्लियर हो जाती है। लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 9 है, इसे आपको पढ़ लेना है, बात खत्म हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर आपको घटनाएं पढ़नी है 1989 से 2022 तक, मतलब अब तक। ये सारी घटनाएं आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। आपको याद होगा 1989 में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट को शुरू किया था, और यहीं से शुरू हुआ था गठबंधन का दौर। किसका? गठबंधन का दौर, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार का दौर या एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट शुरू होता है 1989 से और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। वो बात अलग है 2014 के अंदर बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाती है, पर वो गठबंधन की जो नीतियां हैं उनको कायम रखती है। इतनी बात क्लियर है। गठबंधन की सरकार में कब इस टाइम से इस टाइम तक प्रधानमंत्री रहे उनको भी समझेंगे। इसके साथ साथ 1991 में कुछ ऐसे इवेंट हुए थे, 1991 से या 90 के दशक में लिख सकते हैं आप, 1990 के दशक में ऐसा क्या क्या हुआ था, ठीक है, जो भारतीय राजनीति में एक भयावह दौर कहा जाता है, उसको समझेंगे। इसी समय राम मंदिर विवाद हुआ था, आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। इसी के साथ साथ इसी के अंदर आपने राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी, है ना, और इसी के अंदर साहबानो केस हो गया था। 80 साल की महिला थी वो, 80 कितने समथिंग ऐसी एक्यूरेट एज याद नहीं है हमें, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे जब कंटिन्यू करेंगे। तो बूढ़ी महिला थी जिनको उनके पति ने डिवोर्स दे दिया था। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे केस थे, जैसे आपका कांग्रेस पर सिस्टम ख़त्म हो गया था और बीजेपी का दौर शुरू हो गया था। और इसी में आप पढ़ेंगे एनडीए और यूपीए। क्या पढ़ेंगे? यूपीए। इसी में एनडीए पढ़ेंगे 1, 2, 3 और पढ़ेंगे एनडीए और यूपीए में डिफरेंस। इसी के साथ साथ यूपीए 1 और 2 पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। जब आप इतना पढ़ लेंगे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट और आप 40 मार्क्स के लिए हो जाएंगे पूरी तरीके से तैयार। इतना ही हमारा सिलेबस है, यही हमें तैयार करना है। 20 नंबर का इस बुक से आएगा और 20 मार्क्स का उस बुक से आएगा। इसमें से जो चैप्टर आएंगे वो ये हैं और इसमें से जो आएगा वो ये है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे और इसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे ये हमने आपको बता दिया है। इतनी बात क्लियर होती है। एक बार ये देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, जिससे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। खोलिएगा, इसमें से आई थिंक ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का होगा, ये चैप्टर 6 मार्क्स का होगा, ये वाला चैप्टर 8 मार्क्स का होगा, समथिंग ऐसा ही है ना। एक बार मैं हल्का सा देख लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये 8 मार्क्स का होगा, ये 6 का होगा और ये 6 का होगा। ये 6 मार्क्स का है चैप्टर आपके लिए और ये वाला है 8 मार्क्स का, ठीक है, और ये वाला है 6 मार्क्स का। ये वाला पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम, दल एवं दलीय प्रणाली 8 मार्क्स का होगा।
ये वाला कौन सा वाला? ये वाला है 6 ये वाला चैप्टर जो है ये वाला है 6 मार्क्स का, ये वाला है 6 मार्क्स का और ये वाला है 8 मार्क्स का। कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये हैं। और इसमें ये वाला 8 मार्क्स का है, सॉरी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, अब क्लियर है। और ये 6 मार्क्स के, वो बात जो मैंने लिखा था वो सही था, इतनी बात क्लियर है। तो इतना एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इन सभी चैप्टरों को क्विक रिवीजन के फॉर्म में हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए फटाफट समझेंगे और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट में पूछें। आप सभी से मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।